नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। कोरोना की चुनौती का सामना पूरी दुनिया कर रही है और जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे हमें इस वायरस के शरीर और मस्तिष्क पर असर और दुष्प्रभावों के बारे में भी ज्यादा जानकारियां मिलती जा रही हैं। कोरोना वायरस हड्डी और मांसपेशियों पर भी असर कर रहा है। इसके कारण मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं, हड्डियों और जोड़ों में दर्द हो सकता है। आखिर किस तरह से वायरस हड्डी और मांसपेशियों पर असर डाल रहा है, ये प्रभाव कितने दिनों तक रह सकता है और कैसे इस वायरस के प्रभाव को कम से कम किया जा सकता है, इन तमाम पहलुओं पर आज आयुष्मान भव में हम चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, जो कि विभाग अध्यक्ष हैं ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट एम्स में। साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल खरे, सीनियर सर्जन ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट आरएमएल अस्पताल। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज आयुष्मान भव में शामिल होने के लिए। कोरोना वायरस के संक्रमण का प्रभाव अगर हम देखें तो आमतौर पर आंत, किडनी, फेफड़े और दिल पर हो रहा है, ये माना जाता है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्हें संक्रमण के बाद हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द की शिकायतें सामने आ रही हैं, इसलिए इसे लेकर एहतियात बरतना जरूरी है। महामारी के दौरान अभी तक पूरा ध्यान लोगों की जान बचाने पर था, लेकिन अब कोविड के लंबे समय तक होने वाले असर के बारे में भी चर्चा हो रही है। कोरोना वायरस का असर मरीजों के सिर्फ फेफड़े, किडनी, लिवर और दिमाग तक ही सीमित नहीं है। ये जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द बढ़ाने के अलावा हड्डियों को लगातार कमजोर भी कर सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार इसका असर लंबे समय तक बना रह सकता है। पोस्ट कोविड क्लिनिक में भी जिन्हें संक्रमण मुक्त होने के बाद ऑर्थो से जुड़ी दिक्कतें हो रही हैं। डॉक्टरों के अनुसार जिस तरह से डेंगू और चिकनगुनिया का वायरस मरीजों की हड्डियों और मांसपेशियों में दर्द पैदा करता है और वो लंबे समय तक असर दिखाता है, कुछ उसी अंदाज में कोरोना वायरस भी मरीजों की हड्डियों पर वार कर रहा है। लेकिन डेंगू और चिकनगुनिया की तरह इसका असर तात्कालिक रूप से मालूम नहीं पड़ता है, बल्कि कोरोना वायरस धीरे धीरे असर करता है। कोरोना वायरस से मरीजों के जोड़ों, मांसपेशियों में होने वाला दर्द और अन्य तरह की समस्याएं एक बार उभरने के बाद कब तक बनी रहेंगी, इस बारे में अभी पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। कई लोगों में ये 1-2 महीने में ठीक हुआ है, तो कई लोगों को लगातार समस्या रह रही है। माना जा रहा है कि कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति की रक्तवाहिकाओं के आंतरिक स्तर को प्रभावित करता है। इससे मांसपेशियों और शरीर में दर्द की शिकायत होती है। तो कोरोना वायरस संक्रमण के बाद हड्डियों और मांसपेशियों पर किस तरह का असर हो रहा है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कोरोना वायरस संक्रमण का हड्डी और मांसपेशियों पर किस तरह का असर पड़ रहा है, ये कितना ज्यादा प्रभाव डाल रहा है? देखिए प्रीति, ऐसा है कि हम सब इसको नोवल कोरोना वायरस कहते हैं क्योंकि ये इन्फेक्शन नई है। लेकिन जब ये सार्स पेंडेमिक हुआ था 2002 में, उससे हमारा कुछ एक्सपीरियंस है कि इसमें मांसपेशियां, हड्डियां और जोड़ इन्वॉल्व होते हैं, जो कि अभी हमें कोविड-19 में भी देखने को मिल रहा है। तो इसमें मुख्य तरीके पे एक तो मांसपेशियों में दर्द होना, ठीक से उनका काम नहीं करना, और जोड़ों में दर्द होना और ऑस्टियोपोरोसिस, और इसके अलावा जो है जैसे कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें बहुत कमज़ोरी आ जाती है। तो वो एक बहुत मेन कंप्लेंट जो हम रोगियों में देखते हैं, वो कोविड से ठीक होने के बाद ये कहते हैं कि उनको इतनी ज़्यादा कमज़ोरी है कि कई बार तो उनके लिए खड़े होना भी मुश्किल होता है। इसके अलावा जो इनमें मांसपेशियों में दर्द और कमज़ोरी होती है, इससे कई बार पेशेंट जो है, जो हम 6 मिनट तक चलने के लिए उनको कहते हैं, वो 6 मिनट तक नहीं चल पाते हैं। या कई पेशेंट्स हमें ये बताते हैं कि उनके हाथ में अभी ग्रिप स्ट्रेंथ नहीं है। इसके अलावा हड्डियों में जो बोन डेंसिटी होती है, उस पे भी प्रभाव पड़ता है। और जो ऑस्टियोपोरोसिस है, ये भी देखा गया कि ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा हो जाता है। तो इस एक तरीके से पूरे पूरे शरीर में जितने भी मांसपेशियाँ, जोड़ और हड्डियाँ हैं, सभी पे इनका दुष्प्रभाव देखा जाता है। ओके, डॉक्टर राहुल खरे, क्या सभी जो संक्रमित लोग हैं जिन्हें कोविड वायरस संक्रमण हुआ है, क्या सभी रोगियों की हड्डियां और मांसपेशियां प्रभावित हो रही हैं? सभी लोगों की तो नहीं होती है, लेकिन जो स्टडीज़ हैं, जो डाटा मिला है, उसके हिसाब से 15 से लेके 60% लोगों को मांसपेशियों की प्रॉब्लम हो जाती है। मायल्जिया, आर्थ्राल्जिया, ये सारी मांसपेशियों में दर्द, हड्डियों का कमज़ोर होना, ये सब होता है।
तो सभी लोगों में नहीं होता है, लेकिन 15 से 60% लोगों के डाटा आए हुए हैं। जिन पर असर पड़ता है। डॉक्टर मल्होत्रा, क्या अ, आप कह रहे हैं कि थकान की शिकायत बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप थोड़ा सा दर्शकों को समझाइए कि कैसे वो समझे कि ये जो है सामान्य थकान नहीं है या फिर संक्रमण से उबरने के बाद, क्योंकि हम बहुत समय तक जो संक्रमित व्यक्ति है वो आराम भी करता है और उसके बाद धीरे धीरे अपनी दिनचर्या की तरफ लौटता है। तो कैसे ये समझा जाए कि ये सामान्य थकान नहीं है, हो सकता है आपकी मांसपेशियों पर इसका असर पड़ा है या हड्डियों पर असर पड़ा है और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? जी, प्रीति जी, जैसे कि अभी डॉक्टर राहुल ने भी कहा हाँ। कि करीब-करीब 60% तक लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन हम्म, एक इसमें हिंट ये है कि जो लोगों को ज़्यादा सीवियर बीमारी होती है, ख़ास करके अगर सीटी स्कैन में उनके बहुत ज़्यादा सीवियर इन्वॉल्वमेंट हुई है, तो हम्म, ऐसे लोगों में हड्डियों की और दर्दों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा देखी गई है। तो ज़ाहिर है, जिस व्यक्ति को हॉस्पिटल में रहना पड़ा ज़्यादा, या ज़्यादा उनको सीटी स्कैन के लिए मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ी या उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, ऐसे लोगों में पहले से हमें पता है कि ये दुष्प्रभाव हो सकते हैं। दूसरे, जो ये कमज़ोरी महसूस करते हैं, रोगी अक्सर ये कहता है कि मुझे इतनी कमज़ोरी कभी नहीं हुई। तो ज़ाहिर है कि ये बात उसको हम इन्फेक्शन से ही रिलेट करते हैं कि पेशेंट की अपनी फीलिंग ये होती है, पेशेंट महसूस करता है कि इतनी ज़्यादा कमज़ोरी है कि बहुत बार वो ये कहते हैं कि हम खड़े नहीं हो पाते। हमारे कई ऐसे स्टाफ मेंबर हुए हैं जो कोविड से ठीक होने के बाद भी करीब 3 से 4 सप्ताह तक ड्यूटी पे नहीं आ सके, क्योंकि उनके लिए 5-10 मिनट, 15 मिनट खड़े रहना भी मुश्किल था। ये एक बिल्कुल एक्सट्रीम इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन ये एक उदाहरण है कि कितना सीवियर ये हो सकता है। तो कमज़ोरी होना, खड़े नहीं हो पाना, ज़्यादा देर तक चल नहीं पाना, जैसे मैंने कुछ 5-6 मिनट भी, 6 मिनट हम लोग क्लासिकली कहते हैं, उतना नहीं चल पाना, ये सब इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि इन लोगों को मांसपेशियों की, हड्डियों की, जोड़ों की तकलीफ हो चुकी है। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, जो बहुत सारे सीरियस पेशेंट होते हैं जिनको बहुत सारे स्टेरॉइड दिए जाते हैं। तो हमारे एक चिंता का विषय ये भी है कि कई बार स्टेरॉइड जिनको दिए जाते हैं, उनके शरीर की कुछ हड्डियों में खून का दौरा कम हो जाता है, जिसको कि हम ऑस्टियोनेक्रोसिस कहते हैं या एवास्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं। तो इसके लिए भी हम खास ध्यान अभी रख रहे हैं कि जो पेशेंट इससे रिकवर हुए हैं, उन पे हमको नज़र रखनी पड़ेगी, और कुछ भी शक होने पे उनको हमारे को एमआरआई करके देखना पड़ेगा कि उनके कूल्हे या कहीं और की हड्डियों में इसके दुष्प्रभाव तो नहीं आ रहे। अच्छा, ठीक है। और डॉक्टर खरे, जैसे आपने बताया कि 60% तक लोगों को ये शिकायतें हो सकती हैं कि उनकी हड्डियों में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है। मैं ये समझना चाहूँगी कि क्या ये भी पता लग पाया है कि ये बुज़ुर्गों में ज़्यादा हो रहा है या इसमें उम्र का कोई लिहाज नहीं है, हर उम्र के व्यक्तियों के मांसपेशी और हड्डियों पर संक्रमण के बाद असर पड़ रहा है, या फिर महिला और पुरुषों को लेकर कुछ इस तरह की तस्वीरें साफ हुई हैं क्या कि किन्हें ज़्यादा प्रभावित कर रहा है? हाँ, देखिए एल्डरली लोगों में डेफ़िनेटली ज़्यादा असर कर रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि यंग लोगों में नहीं हो रहा है। जिनको हुँ, भी कोविड हो रहा है 40-50 साल से उम्र के लोगों को भी इस पे असर पड़ रहा है। और इसका मुख्य कारण यही है, जैसे कि हमने देखा था कि इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो जाती है कोविड के इन्फेक्शन के बाद, और हुँ, वो इन्फ्लेमेशन से ही कहते हैं कि मसल्स में भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है और दर्द होना शुरू हो जाता है। हुँ, और जैसे कि अभी डॉक्टर मल्होत्रा सर ने बोला कि स्टेरॉइड्स देते हैं, स्टेरॉइड्स इटसेल्फ इज़ अ रीज़न फॉर ऑस्टियोपोरोसिस एंड और भी ऑर्थोपेडिक की एवास्कुलर नेक्रोसिस जैसी बीमारियों का कारण होता है। और स्टेरॉइड्स जब इन्फ्लेमेशन के लिए देते हैं तो हड्डियाँ कमज़ोर भी हो जाती हैं। और कुछ स्टडीज़ ऐसी भी पाई गई हैं जिसमें कि देखा गया है कि जो कोविड पेशेंट्स की जब बायोप्सी, उनकी जो ऑटोप्सीज़ हुई हैं डेथ के बाद, तो उनके मसल्स में डिस्ट्रक्शन पाया गया है। तो ये सारा इन्फ्लेमेशन की वजह से ये सारा असर हो रहा है। और ये भी एक कारण हो सकता है कि जब लॉकडाउन हुआ तो सब लोग घर में बैठे रहे, हुँ, बाहर कोई निकला नहीं, विटामिन डी बना नहीं जो सनलाइट से बनता है। लोग हुँ, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो घर में बैठ बैठ के अब टेबल चेयर पे तो ऑफ़िस में बैठ लेते हैं, लेकिन घर पे हो सकता है बिस्तर पे बैठ के लैपटॉप पे काम करते रहें। तो और भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि कमर में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, ये सारी चीज़ें भी लोगों को होने लगी हैं, जो कि हुँ, कोविड का डायरेक्ट असर नहीं है, लेकिन कोविड की वजह से भी ये सारी चीज़ें हुई हैं। हुँ, हुँ, ठीक है।
और डॉक्टर मल्होत्रा, जैसे आपने कहा ही और हम जानते हैं कि अभी ये वायरस नया है, अभी भी धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें जानना बाकी है। क्या जो असर हो रहा है हड्डी और मांसपेशियों पर, क्या वो धीरे धीरे अपने आप जा सकता है या धीरे धीरे देखा गया है कि वो अपने आप कम हुआ है? इसके बारे में आप क्या बताएंगे? जी, बिल्कुल प्रीति, आपको याद होगा कि चिकनगुनिया जब हुई थी, वायरल इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो गई थी, तो लोगों को कई महीनों तक उसके बाद में घुटने में और जोड़ों में दर्द रहता था। जैसे डॉक्टर राहुल ने कहा, ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है। तो जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले कहा कि जिनकी लंग्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी, जिनके शरीर में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन थी, जाहिर है कि वो इन्फ्लेमेशन उनकी मांसपेशी और हड्डियों को और जोड़ों को भी प्रभावित करती है। और जैसे जैसे इन्फ्लेमेशन सबसाइड करती है, उतरती है, तो ये इसमें रिलीफ आता ही है। तब तक हम लोग यही बताते हैं कि आप जनरल न्यूट्रिशन रखें, कैल्शियम विटामिन डी रखें। अब विटामिन डी की कमी, जैसे डॉक्टर राहुल ने अभी कहा, विटामिन डी की कमी इन दिनों में काफ़ी रही, क्योंकि लोग बाहर नहीं निकले। अगर आपने विटामिन डी सप्लीमेंटेशन नहीं लिया, तो एक तो उसका हड्डियों पे अपने आप से दुष्प्रभाव है, और दूसरा ये भी देखा गया है कि जो विटामिन डी जिनमें डेफिशिएंट होता है, उन लोगों को कोविड आसानी से हो जाता है और ज़्यादा सीवियर होता है। तो उसका जो प्रभाव भी, जो कोविड का, अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है, तो उस पे बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए विटामिन डी आपके सिर्फ हड्डियों के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि कोविड से बचाव और उसकी सेवेरिटी को कम करने के लिए भी ज़रूरी है। तो हम लोग कहते हैं कि आप न्यूट्रिशन लीजिए, विटामिन डी लीजिए, फिजिकल एक्टिविटी रखिए, चलते-फिरते रहिए, और धीरे-धीरे ये सबसाइड हो जाता है। हम्म। और इसको, जैसे आप लोग बता रहे हैं विटामिन डी, और कहीं ना कहीं डॉक्टर खरे, हम दूसरा इनडायरेक्ट असर की बात करें तो जिन्हें संक्रमण नहीं भी हुआ, वो भी हमने देखा है कि इस पूरी महामारी के दौरान कई लोग वर्क फ्रॉम होम अभी तक भी कर रहे हैं, वो जारी है। सब लोग घर में बंद हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी अपने आप कहीं ना कहीं कम हुई है। तो एक इनडायरेक्ट असर भी हम हड्डी और मांसपेशियों पर सभी के लिए माने? जी हाँ, चाहे हर कोई भी एज ग्रुप हो, आप बच्चों को ही देख लीजिए, स्कूल बंद हैं, बाहर खेलने जा नहीं सकते, घर पे ही रहते हैं, सब कुछ फ़ोन पे उनकी पढ़ाई हो रही है, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। यंग लोग घर से काम कर रहे हैं, एल्डरली लोग भी बाहर नहीं जा सकते, उनके लिए और भी ज़्यादा खतरा है। हर एज ग्रुप का इंसान इफ़ेक्ट हुआ है, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑर्थोपेडिक्स, बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स, ये सब भी इन्वॉल्व हुए हैं, इफ़ेक्ट हुए हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर मल्होत्रा, जैसे आप कुछ सलाह अभी भी देना चाह रहे हैं, मैं चाहूँगी इसको थोड़ा और विस्तार से बताएं, क्या सलाह है? पहले हम अगर बुजुर्गों से शुरुआत करें तो हम जानते हैं वो भी फिजिकल एक्टिविटी उतनी नहीं कर सकते जितनी बाकी उम्र के लोग कर सकते हैं, और सर्दियों का मौसम है, इस दौरान धूप कितना ज़्यादा ज़रूरी है विटामिन डी के लिए, आप कह रहे हैं। किस तरह से अपनी दिनचर्या को धीरे धीरे सामान्य बनाया जाए, या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो शामिल करना ज़रूरी है ताकि हड्डी और मांसपेशियों की जो सेहत है वो भी अच्छी बनी रहे? तो बुजुर्गों के लिए सबसे पहले सलाह तो ये है कि कैल्शियम और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में लें, क्योंकि आजकल बहुत हम बाहर जाने को कहते नहीं हैं, उनके लिए सेफ भी नहीं है, और दूसरे पोल्यूशन भी बहुत है। इसमें भी विटामिन डी बनाने की एफिकेसी जो होती है सनलाइट की, वो कम हो जाती है। तो विटामिन डी के सप्लीमेंट लें, और धूप के समय, जिस समय थोड़ा सुबह का मौसम, जब हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है, उस समय को वॉक के लिए अवॉइड करें। दोपहर में, लेट आफ्टरनून में, या 12-1 बजे के करीब अगर चाहें तो बाहर थोड़ा टहल लें, विटामिन डी, कैल्शियम लें। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि अपने पैरों पे खड़े ज़रूर हों। बच्चों को तो वो हमेशा समझाते हैं अपने पैरों पे खड़े हों, लेकिन अब ये उनकी उम्र है पैरों पे खड़े होने की, जब वो अपनी हड्डियों पे वज़न डालें। और जितना वो बैठे रहेंगे या लेटे रहेंगे, उतनी हड्डियाँ कमज़ोर होंगी। बाहर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। हर घंटे में 5 या 7 या 10 मिनट उठ के और ज़रूर चक्कर लगाएं। आजकल ऐसा आप एक घड़ी में अलार्म लगा सकते हैं। आप अगर कोई स्मार्ट वॉच पहनते हैं, उसमें अलर्ट आ जाता है कि आप बहुत देर से बैठे हुए हैं, आप खड़े हों, चलें। मतलब इसके बारे में उनको अवेयरनेस होनी चाहिए कि अपने हड्डियों और जोड़ों का सबसे अच्छा ख्याल रखने का एक जो तरीका है, वो है उन्हें इस्तेमाल करते रहें, उन्हें यूज़ करते रहें। हम लोग कहते हैं मूव इट और लूज़ इट। अपने जोड़ों को हिलाएं, अपनी मांसपेशियों को इस्तेमाल करें, अपना उस पर वजन दें, ठीक से हाइड्रेशन रखें, न्यूट्रिशियस डाइट खाएं, कैल्शियम विटामिन डी खाएं, और सब ठीक ही रहेगा। हाँ। और डॉक्टर खरे, एक चीज़ और है, कहीं ना कहीं जैसे उम्र बढ़ती है, लोग ये मान लेते हैं कि अब मतलब हड्डियों में तो दर्द रहना ही है,
और ख़ास तौर से जिनको संक्रमण हुआ है, ऐसे लोगों को आप और क्या सलाह देंगे? क्या ये मानना सही है कि हड्डियों में दर्द तो उम्र के साथ होना ही है, या हम उन्हें फिर भी बढ़ती उम्र के साथ भी सेहतमंद बनाए रख सकते हैं? क्या सलाह देंगे इसके लिए आप? बिल्कुल रख सकते हैं। ये गलत है मानना कि हड्डियां उम्र के साथ आप जरूर आपको दर्द होगी, हड्डियां जरूर कमजोर होंगी। जी अ, और डॉक्टर राहुल, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जी जी डॉक्टर खरे हाँ, बताइए। जी हाँ, विद जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो बदलाव तो आते ही हैं शरीर में, हर भाग में आते हैं, बाल भी सफेद होते हैं, चमड़ी में जी भी झुर्रियाँ पड़ती हैं, उसी हिसाब से हड्डियों और जोड़ों में भी फर्क पड़ता है, मांसपेशियों में भी फर्क पड़ता है। लेकिन अगर हम कम उम्र से या 40s 50s में अगर खूब अच्छी एक्सरसाइज करें, मसल्स को स्ट्रांग रखें, बोन्स एंड जॉइंट्स का ख्याल रखें, विटामिन डी, कैल्शियम रिच खाना लें, प्रोटीन्स रिच खाना लें, तो डेफ़िनेटली ये जो बदलाव हैं, ये थोड़ा-सा डिले हो सकते हैं और उनको दर्द अगर होना भी है, तो थोड़ा-सा डिले हो जाएगा। हम्म, ठीक है। और डॉक्टर मल्होत्रा, बुजुर्गों से अलग अगर हम जो युवा वर्ग है और जो बच्चे हैं जो संक्रमित हुए हैं और उसके बाद उनकी मांसपेशी और हड्डियों पर भी असर पड़ा है, तो वो कैसे इसको मैनेज करें ताकि असर जल्द से जल्द खत्म हो और अपनी मांसपेशी और हड्डियों को मजबूत बना के रख सकें? देखिए, इसमें जो सबसे अच्छा एज ग्रुप और सबसे सेफ एज ग्रुप है वो है बच्चों का। तो बच्चों की तो बिल्कुल चिंता ना करें। अच्छा। 14-15 साल की उम्र तक हम कोई उनको दवा भी नहीं देते हैं। उनके लिए कुछ संक्रमण भी कभी भी सीरियस नहीं होता है और उसका दुष्प्रभाव भी हड्डियों पे और मांसपेशियों पे ज़्यादा नहीं होता है। बच्चों की ग्रोथ की एज होती है, हड्डियाँ लगातार बढ़ रही हैं, मांसपेशियों में गेन हो रहा है। वो तो अपना सिर्फ उनको जो नॉर्मल उनके लिए जो डाइट है और कैल्शियम, विटामिन डी है, वो देते रहें और जब वो खेलना चाहें तो उन्हें खेलने दें। सिर्फ ये है कि अब खेलने का तरीका भी बदल गया है, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग, थोड़ा मास्क, थोड़ा इस तरह की गेम खेलें, लेकिन थोड़ा बहुत बाहर ज़रूर जाएँ, मास्क पहन के जाएँ, लेकिन बच्चों को ज़रूर थोड़ा बहुत एनकरेज करें कि पार्क में कुछ जॉगिंग करके आएँ या कुछ बाहर आउटडोर एक्टिविटी करके आएँ। ग्रुप में नहीं करें तो अकेले करें। जो युवा अवस्था के लोग हैं, उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी को हर कीमत पे अवॉइड करना है, तो विटामिन डी के सप्लीमेंट लेते रहें, कैल्शियम लेते रहें, हाइड्रेशन ठीक रखें और फिजिकल एक्टिविटी धीरे-धीरे ज़रूर बढ़ाएँ। जब दर्दें ज़्यादा है उस समय पे हम लोग ज़्यादा एक्टिविटी करने को नहीं कहते, क्योंकि हमारे यहाँ ये कहते हैं डोंट फ्लॉग द टायर्ड हॉर्स। तो हम्म अगर आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन है, आपके शरीर में दर्दें हैं, तो थोड़ा आप हॉट पैक्स ले लीजिए, थोड़ा ठंड को अवॉइड करिए, लेकिन धीरे-धीरे दिन ब दिन अपनी एक्टिविटी थोड़ी बढ़ाएँ, क्योंकि अगर जैसे-जैसे आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएँगे, चलना बढ़ाएँगे, जॉइंट्स की मूवमेंट बढ़ाएँगे, तो धीरे-धीरे आप रिकवर होके इससे बाहर निकल आएँगे। हम्म। और इस समय डॉक्टर खरे, जैसे उन्होंने बताया कि धीरे धीरे अपनी दिनचर्या को सामान्य बनाएं और धीरे धीरे व्यायाम की शुरुआत करें। जिनको दर्द है उन्हें डॉक्टरी सलाह लेकर ही कुछ भी, कोई भी चीज़, चाहे वो दवाई हो, हम लगातार कैल्शियम और उसकी बात करते हैं, विटामिन डी की बात कर रहे हैं, कितना ज़रूरी है कि पहले डॉक्टरी सलाह ली जाए, उसके बाद उसे अपना शामिल किया जाए दिनचर्या में? जी हाँ, बहुत ज़रूरी है इसलिए क्योंकि विटामिन डी जो है वो एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। वो विटामिन बी और सी की तरह वाटर सॉल्युबल नहीं है कि थोड़ा एक्सेस हो गया तो वो निकल जाएगा शरीर से। वो एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कि शरीर में डिपॉज़िट हो जाता है, जमा रहता है। हम्म तो अगर ब्लाइंडली अगर कोई भी मरीज़ अगर विटामिन डी लेता रहे तो उससे उसको टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, उसकी मात्रा विटामिन डी की शरीर में बढ़ सकती है और उनको तकलीफ़ें हो सकती हैं। तो इसलिए आइडियल सिचुएशन में तो अगर एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है विटामिन डी लेवल का, विटामिन डी अगर शक हो कि उनको कमी है, तो वो विटामिन डी का टेस्ट कराएँ और डॉक्टर की सलाह के बाद ही विटामिन डी सप्लीमेंट्स लें, क्योंकि अगर ज़्यादा होने से फिर उनको नुकसान भी हो सकता है। दर्द वगैरह के लिए भी लोगों अपना ब्लाइंडली बहुत सारी ओवर द काउंटर पेन किलर्स आती हैं, वो भी लेना सही नहीं है। क्योंकि उससे हो सकता है उनको किडनी में नुकसान पहुँच जाए, ज़्यादा मात्रा में ले लें, ज़्यादा समय तक के लिए ले लें। तो जो भी दवाइयाँ हैं, वो ज़रूर डॉक्टर के सलाह पर ही लें। एक बार ज़रूर दिखवाएँ। जी। और डॉक्टर मल्होत्रा, कहीं ना कहीं पहले से हम देख रहे हैं कि आजकल की जो ज़िंदगी है उसमें स्ट्रेस एक बहुत बड़ा पार्ट बन चुका है, और ऊपर से जो कोविड महामारी है उसकी वजह से लोगों की जो मानसिक स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं फ़र्क तो आया ही है।
मैं जब हड्डी जी। और मांसपेशियों की बात कर रही हूँ और हम व्यायाम की बात करते हैं, हम खाने पीने को अच्छा रखने की बात करते हैं, इन सब चीज़ों के साथ साथ मैं ये जानना चाहती हूँ कि तनाव को अपने से दूर रखना, बेवजह तनाव ना लेना, ये भी कितना ज़रूरी है? ये बहुत ज़रूरी है और जैसे आपने कहा ये भी आपस में संबंधित हैं हुँ, कि जो व्यक्ति बहुत एक्टिव है, वो एक तो पहले कोविड से अगर निकला तो उनके दिमाग में इतना स्ट्रेस होता है कि पता नहीं मैं बचूँगा कि नहीं बचूँगा या मेरी बीमारी कितनी सीवियर हो हुँ, जाएगी। उसमें से निकलने के बाद एक कुछ हद तक रिलीफ़ तो होता है, लेकिन उस समय पे अगर आपकी दर्दें पूरे शरीर में हो रही हैं, आप खड़े नहीं हो पा रहे, चल नहीं पा रहे और आपको ये इनसिक्योरिटी होती है कि पता नहीं मैं ठीक होऊँगा कि नहीं या कितने हुँ, दिन में ठीक होऊँगा, तो ये सारी चीज़ें तनाव का कारण बनती हैं। हुँ, इसके अलावा क्योंकि आप काम पे नहीं अगर जा रहे हैं आप अपने आप को व्यस्त नहीं रख पा रहे हैं या आपको अपने परिवार की चिंता है, हज़ारों कारण हैं जिनके कारण ये तनाव हो सकता है, लेकिन हुँ, तनाव हमेशा शरीर के दर्दों को बढ़ाता है। तो ये अच्छा। एक-दूसरे को एनकरेज करते हैं। अगर आपके शरीर में बहुत दर्दें होती हैं, तो आपको तनाव होता है और अगर आपको तनाव होता है, तो आपकी पीठ, गर्दन, सर में दर्द होता है। तो इसमें मुझे ये लगता है कि मेडिटेशन, कुछ हद तक योगा, जहाँ की आपको बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। योगा हुँ, अपने आप में ही बहुत स्ट्रेस रिलीवर है। तो मैं तो ये स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, उन पे ध्यान दें। अगर मान लीजिए कि आप ज़्यादा देर नहीं खड़े हो पा रहे हैं वीकनेस की वजह से या हुँ, कमज़ोरी की वजह से, आप कुछ मेडिटेशन कर सकते हैं, हुँ, आप कुछ योगा कर सकते हैं, आप कुछ अपना आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज़ेज़ बैठ के कर सकते हैं या कोई ऐसे भजन, ऐसा संगीत, ऐसा कुछ सुन सकते हैं जो आपको रिलैक्स करे। लेकिन जैसे आपने कहा मानसिक तनाव को दूर करना बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल। और इसी के साथ समय यहीं पूरा हो रहा है। डॉक्टर मल्होत्रा आपका और डॉक्टर खरे आप दोनों मेहमानों का फ़िलहाल बहुत-बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और ये ज़रूरी जो सलाह और सुझाव है वो हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो उम्मीद है जो आयुष्मान भव का आज का अंक है वो आपको पसंद आया होगा, तो अपनाइए। जो आज सलाह दी गए हैं, सुझाव दिए गए हैं उन्हें अपनाइए और अपनी दिनचर्या में संतुलित भोजन और जिस तरह से डॉक्टरों ने सलाह दी है कि व्यायाम को भी धीरे-धीरे ज़रूर शामिल करिए और तनाव से दूर रहिए। कहीं न कहीं इन सब का असर आपकी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाने में भी होगा और अपना अच्छे से ख्याल रखिए और फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। आप इस कार्यक्रम को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।